Good evening, all. Am I audible? Good evening, all. Am I audible? Yes. Am I audible to all? Yes. Okay. So, due to the technical issues, so many times this error will come and class will be late. But no problem. We always ready to get some new content. Okay. Even after some like classes. Okay. So I was trying काफी देर से. So okay. So everybody is ready now. Okay. Rahul, Tinker. Okay. So completely I am audible or my visual aid is also correct for you people to see. Right? So can we start the class? Yes. ओके सो लास्ट क्लासेस में अपन ने क्या पढ़ा था हम एक रिकेप करेंगे लास्ट क्लासेस के लिए तो जल्दी जल्दी से मुझे बताएगा कोई कल हमने मतलब सैटरडे को हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जल्दी से बताएं फास्ट एक रिकेप करना है जिसमें अपन ने इम्यूनिटीज के बारे में बताया था टाइप ऑफ इम्यूनिटीज के बारे में बताया था साथ ही साथ में हमने बताया था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया था और उसमें भी हमने देखा था कि कितने प्रकार की वैक्सीन होती है और कितने प्रकार का इम्यूनाइजेशन होता है ठीक है और हम जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए और साथ ही साथ में हमने क्या किया था एलर्जी के बारे में पढ़ा था और ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि कितने प्रकार के जो होते हैं वो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं प्राइमरी कौन कौन से हैं और सेकेंडरी कौन कौन से हैं तो आप लोगों को तो बेहद अच्छी तरीके से पता है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो कौन कौन से हैं जैसे कि मैं बोलूं बोन मेरो जो है वो क्या है प्राइमरी है या सेकेंडरी है प्राइमरी है या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है गिव मी द फर्स्ट आंसर सो bone marrow is it primary or secondary lymphoid organ प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्वेश्चन है कि बोन मेरो जो है बोन मेरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है गिव मी द आंसर फास्ट ओके इट इज प्राइमरी क्या है प्राइमरी अच्छा थाइमस थाइमस क्या है थाइमस इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी thymus is a primary or secondary thymus is a primary or secondary lymphoid organ ओके फास्ट फास्ट मुझे बता दो कि पॉजिटिव एजेंट बता दो एचआईवी का पॉजिटिव एजेंट ऑफ सॉरी एड्स पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स फर्स्ट पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स फर्स्ट there is issue with camera I think you people are unable to see proper is it yes आप लोगों को कैमरा विजिबिलिटी क्या है अपोजिट हो रही है क्या और प्रॉपर हो रही है
Please give me the answer fast because here I can see proper हो रही है. Okay, very good. So clear है. Okay, okay, okay. मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है. ठीक है. तो पॉजिटिव एजेंट जो है वो एड्स का क्या है? HIV. ओके, आंसर इज HIV जो है वो पॉजिटिव एजेंट है. किसका? एड्स का. ये एक तरीका, किस तरीके का वायरस है? ये एक तरीके से ये वायरल डिजीज है. और ये जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? रिट्रो वायरस. कैसा वायरस है ये? रिट्रो वायरस है. क्या है? रिट्रो वायरस है. ओके, देन इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इसका अपन देखे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना. डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है? एलिजा. कौन सा होता है? एलिजा. ठीक है, एलिजा के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था. इसके अलावा इसमें दो प्रकार के जो होते हैं वो एंजाइम. अच्छा, ये जो वायरस है वो किस तरीके का वायरस है? आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है? आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है. जल्दी बताओ, ये आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है? आरएनए वायरस है. कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है. ठीक है, और आरएनए वायरस जो होता है इसके अंदर जो होते हैं, इस आरएनए वायरस के अंदर दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं. जल्दी जल्दी मुझे उसके नाम पता होने चाहिए आप लोगों को कि कौन कौन से होते हैं. एक तो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना. और दूसरा कौन सा होता है? इंटरेज. कौन सा होता है? इंटरेज करके दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाता है. बिल्कुल. तो इस तरीके से हम देखें कि इन दोनों के आपको क्या होने चाहिए? फंक्शन पता होने चाहिए. क्या होने चाहिए? फंक्शन पता होने चाहिए. तो इसका काम मुझे जल्दी से कौन बताएगा? वेरी फास्ट मुझे कोई बताएगा. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन सा रोल प्ले करता है? ये क्या करता है? जो वायरस का आरएनए होता है, जो जीनोम है वायरस का आरएनए, उसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? ये कन्वर्ट कर देता है उसको वायरल डीएनए में. किस में कन्वर्ट कर देता है? वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है. तो आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है. अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ पे डाउट है? ठीक है, वायरल. यस ट्विंकल, वेरी गुड. खुशबू इंटीग्रेज, यस. ओके, यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके टारगेट ऑर्गन की. तो इसका टारगेट ऑर्गन अपन ने क्या पढ़ा था? टारगेट सेल कौन सी है इसकी? टी लिम्फोसाइट्स और टी हेल्पर सेल्स. फर्स्ट, टी लिम्फोसाइट्स और टी हेल्पर सेल्स डिफरेंशिएट करना है अपन को दोनों के अंदर. ठीक है, तो टी हेल्पर सेल्स, वेरी गुड. टी हेल्पर सेल जो होती है इसकी क्या है? टारगेटेड सेल्स है. और ये टी हेल्पर सेल्स क्या है? एक तरीके की क्या है? मैक्रोफेजेस है. क्या है? मैक्रोफेजेस है. करेक्ट. यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैक्रोफेजेस है. ठीक है, इसके अलावा अपन ने इसके बारे में क्या पढ़ा था? इसके अलावा एड्स के अंदर ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको वहां बैठ करके रिवाइज करते वक्त लगा कि ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, एक एप्लीकेबल क्वेश्चन है. एक पेशेंट है, उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है, एक पेशेंट है, ध्यान से सुनना, उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है. तो जो डायग्नोसिस अपन कर रहे हैं एलिजा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर कौन सी सेल का स्तर जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा? कौन सी सेल का जो वॉल्यूम है उसके ब्लड में कम हो जाएगा? अगर उसका ब्लड टेस्ट किया जाए तो कौन सी सेल्स जो है उसका जो लेवल है उसमें कम हो जाएगा? आंसर चाहिए मुझे फास्ट. जल्दी से बताओ कि कौन सी सेल्स है जिसका जो होता है वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा. नो मैम, फॉर व्हाट? खुशबू, लेट मी नो कि किस चीज के लिए नो मैम. एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार अपफ्रंट आंसर आ जाता है, मुझे ये नहीं पता होता है वो किसका आंसर है. खुशबू, क्लियर है मैम? क्लियर. अच्छा, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि एक व्यक्ति है जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन है, अगर हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके ब्लड टेस्ट में कौन सी सेल्स जो होती है वो कम हो जाएगी? उसके ब्लड में कौन सी सेल्स है जो कम हो जाएगी? जल्दी बताओ. अरे बाबा, ये टारगेट तो किया उसने, तो इसका लेवल ही तो कम होगा उसके ब्लड में, होगा कि नहीं होगा? हाँ,
इंस्टेंट आंसर आना चाहिए था। यस, टी हेल्पर सेल्स जो होगी उसकी, क्योंकि वो खाई किसको रही है, खराब किसको कर रही है, डैमेज किसको कर रही है, टी हेल्पर सेल्स को डैमेज करेगी। तो जब उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो किसकी संख्या कम हो जाएगी, टी हेल्पर सेल्स की जो है वो संख्या कम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ कि इसके अगर अपन ट्रांसमिशन की बात करें, है ना, ट्रांसमिशन की बात करें अपन, तो कौन कौन से तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकते हैं। यस, दूसरा अपन देखें तो अगर उसके किससे अगर नीडल प्रिक हुआ है विद द सेम एचआईवी पेशेंट, ठीक है, तो हो सकता है। और बताओ और कैसे हो सकता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो होगा कि नहीं होगा, यस होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होगा। इसके अलावा अपन ने देखा था और कैसे हो सकता है ये, जल्दी बताओ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट, नीडल एक्सचेंज विद द एचआईवी पेशेंट, और बताओ उसके अदर बॉडी फ्लूइड्स की कॉन्टेक्ट में भी आने से भी हमको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है। यहां तक किसी को कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके के कंटेंट में डाउट, take your time for 30 seconds, one by one. If there is any doubt, let me know first, then we will start something new. So any doubt here, can we continue, can we continue here from further, yes or no? Okay, so there is no doubt, but मुझे तो है क्वेश्चन, मैंने कुछ होमवर्क्स दिए थे आपको, याद है कि नहीं है, मुझे सब याद बताओ। होमवर्क्स थे, एक मैंने बोला था जितने भी वर्ल्ड्स डे हैं, जितने भी, उनके आपको डेट्स एंड नेम पता होने चाहिए। किया है आपने होमवर्क? कौन बताएगा मुझे वन बाय वन, आप मुझे बताओगे, मैं स्क्रीन पर राइट डाउन करूंगी और इस तरीके से हम देखेंगे कि कितना एक्टिवली आपने काम किया है। कौन बताएगा, एक करके मुझे। वर्ल्ड टोबैको डे का, वर्ल्ड हेल्थ, जल्दी बताओ, यानी कि किसी ने होमवर्क नहीं किया है क्या? मजा नहीं आएगा अगर होमवर्क नहीं करोगे तो, फिर अगर मैं होमवर्क करके नहीं होंगी तो, करेक्ट। मैंने संडे भी दिया, फिर भी किसी का आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, टू वे कम्युनिकेशन में यहाँ इंटरप्शन हो गया है, किसी ने तैयारी नहीं करी है। चलो ठीक है, वेरी बैड, कितनों की सॉरी लूंगी मैं वैसे, बाय द वे वेरी बैड। देखो बच्चों, क्या होता है ना, अभी क्या होता है कि अपन को अच्छा है कि स्पून फीडिंग करते हैं, अच्छा है कि हम आपको बताते हैं और आप उसको याद करते हैं, पर ऐसे कभी भी लाइफ में डिपेंडेंसी जो होती है स्टडी मटेरियल की कभी नहीं रखनी चाहिए कि जो स्क्रीन शो करेगी वही हमारा कंटेंट होना चाहिए। वी हैव टू बी डू समथिंग फॉर अस, खुद के लिए करना होता है। सो वी हैव सम कंटेंट, हमारे पर्सनल नोट्स, हमारे पर्सनल कंटेंट्स। मैंने उस दिन जो डे 2 पे भी आप लोगों को शायद मैंने बोला था, आप जब भी कोई कंटेंट पढ़ते हैं तो आप ऐसा किया करें, उसमें उससे रिलेटेड अगला पिछला जितने भी क्वेश्चन है, आपको सब क्वेश्चंस देखने हैं उसके, नो मैटर कि कौन सा राइटर है, नो मैटर कि किसने सही आंसर किया है या नहीं किया, क्योंकि आंसर तो आपके पास होना चाहिए, राइट, ठीक है, जिसने लिखा है उसके पास राइट आंसर नहीं होना चाहिए, राइट आंसर आपके पास होना है, क्योंकि थ्योरी कौन पढ़ रहा, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी। द मोमेंट आपने ये सोच लिया कि हमें जो सामने से आएगा बस उतना ही पढ़ना है, उसी मोमेंट में हमारा जो एग्जामिनेशन का अगर देखें हम लेवल जो होता है वो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो if you want to live with some potentiality in the education, we have to be ready for each and every type of question, may or may not will show on screen on in the class, but आपको पता होना चाहिए, correct? If there is any doubt, there is any remaining content, if कहीं कुछ पूछा गया है, I am there for you people to solve the questions. So,
प्रोवाइडिंग सम मोर कंटेंट। आई डोंट माइंड इवन कि कहीं कहीं से कोई क्वेश्चन ऐसा आया, आप मुझसे आके पूछोगे, यही मैं चाहती हूँ आपसे। मेरा ये जो क्वेश्चन कहने का मतलब होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो वो मेरा पर्पस है कि आपके क्वेश्चन मुझसे पहले इस पे स्क्रीन पे चैट पे शो होने चाहिए कि मैडम ऐसा ऐसा। तो उसमें क्या है कि आपकी एक्टिविटी शो होती है, ओके। और स्टडी इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, देखो अभी तक जो आप 11th में पढ़ोगे, जो आप 12th में पढ़ोगे, जो आप आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के बाद कॉलेज में पढ़ोगे, वो क्या होता है, एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेटिव क्वेश्चन होता है। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको जीत और हार वाले ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। और उस समय में आप, ऐसा नहीं है कि एक किताब के 4 पेज लिखे याद है तो चल जाएगा, नहीं, आपको वो आंसर याद होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नो मैटर आपको उसके बारे में क्या क्या पता है। पर अगर उसने जो क्वेश्चन पूछा आपको नहीं पता होगा तो आपकी पूरी स्टडी वेस्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज अपन को नहीं करनी है यहाँ से आगे से भी, कि आपके पास में मुझसे ज्यादा मैटर होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। करेक्ट। यही मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती आई हूँ, होपफुली आप लोगों के लिए काम आए, बिकॉज आई नेवर जज द बुक, ठीक है। हु इज राइटर, फ्रॉम वेयर दिस बुक बिलोंग्स, आई नो आई हैव टू डू प्रैक्टिस, नो मैटर कहाँ से कौन सी किताब आ जाए मेरे हाथ में, ओके। समझ में आया बात? होपफुली आप लोग उसको आगे फॉलो करोगे। और मुझे नहीं पास होना है, आप लोगों को पास होना है, तो आप उस पर काम करोगे। करेक्ट? करेक्ट, यस और नो? यस। ओके, पानी पी लूं मैं एक थोड़ा सा। ठीक है, देखो इंजॉयमेंट अपनी जगह है, क्लास के दौरान मस्ती मजाक भी अच्छी जगह है, थोड़ा क्लास ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन जहां रिड्यूस हो गया वहां कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपके पास में संडे था, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दिस टाइम, बट होपफुली नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ कहूँ आपको, आप उसको कंप्लीट करके आओगे, because I told you people that there is no rocket science to remember that days or world days of the particular, like tobacco, like health, like AIDS, like cancer, okay। So उनको तो आपको क्या करना है, एक दिमाग में फिट करना है। करेक्ट? यस। ओके। सो हम यहाँ पे फिर से इसको रिज्यूम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन ने एचआईवी के बारे में और क्या पढ़ा था? What happened with Duster? Where is Duster now? ओके, चलो ठीक है, मुंह मत बनाओ, कोई ना, कल पढ़ के आना। वैसे मैं देख नहीं पा रही हूँ आप लोगों के ब्यूटीफुल से चेहरे, लेकिन स्टिल आई वांट कि थोड़ा आपको बुरा लगना चाहिए कि आप होमवर्क नहीं करके आए हो। करेक्ट? व्हाट इज दिस यार? ओके, सो नेक्स्ट, अभी अपन ने एचआईवी एड्स के बारे में सब कुछ पढ़ा लिया। उसके बाद में अपन ने देखा कि इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो जिडुविडिन जो है, वो वायरल को एंटी रिट्रोवायरल, इसको अपन को जो थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, एआरटी। एआरटी जो होती है वो कौन से पेशेंट को दी जाती है? एचआईवी पेशेंट को दी जाती है। और ये जो एआरटी थेरेपी होती है वो कहलाती एंटी रिट्रोवायरल, रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो होती है वो दी जाती है। ये एक तरीके से क्या है, मेडिकेशन का ग्रुप है, ठीक है। मेडिकेशंस होती है, उसका एक बंच होता है, मगर ये क्या करती है, एचआईवी के वायरस को मारती नहीं है कंप्लीटली, बस क्या करती है, थोड़ा सा उसको सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी जो होता है थोड़ा सा अप हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट जो होता है क्योर कभी भी अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है एड्स का। यहाँ तक क्लियर है हम सबको? ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था?
लाइफ साइकिल पढ़ी थी क्या अपन ने एचआईवी की? वो पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, ये वाला मैंने आपको अच्छे से बता दिया था होपफुली। इसके बाद में अपन ने ये स्लाइड और कैंसर, ओके, टाइप ऑफ कैंसर भी अपन ने पढ़े थे, जिसमें अपन ने देखा था कि दो तरीके के जो होते हैं वो कैंसर पाए जाते हैं। एक होता है मैलिग्नेंट और दूसरा होता है बिनाइन। बिनाइन जो होता है वो आपको पता है कि जहाँ पे ओरिजिनेशन होता है वहीं सीमित रहता है, फैलता नहीं है बॉडी के अंदर। लेकिन मैलिग्नेंट क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या होता है, दो चैनल्स के द्वारा। कौन कौन से चैनल्स के द्वारा? ब्लड। कौन कौन से चैनल्स के द्वारा? एक तो ब्लड, ब्लड सिस्टम के द्वारा, और दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ एक कैंसर सेल थी, ब्लड के द्वारा या तो यहाँ आ गई या फिर लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा इस वाली सेल्स के अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे भी क्या होगी, अनकंट्रोल तरीके से सेल का डिवीजन शुरू कर देगी। तो कई बार हम देखते हैं ना, जिसको ब्रेन ट्यूमर है उसको लंग्स का भी ट्यूमर हो गया, जिसको लंग्स का ट्यूमर है उसको बोन का भी ट्यूमर हो गया, है ना। या फिर देखें तो जिसको इंटेस्टाइन का ट्यूमर है उसको लंग्स का ट्यूमर हो गया। तो इस तरीके से क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में मेटास्टेटिक एक प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्यूमर सेल्स जाती है, लॉज होती है, और वहां पे जाके मल्टीप्लिकेशन करती है, सेल डिवीजन करती है, साइज में नंबर में बढ़ोतरी करती है, और उस ऑर्गन पे भी जाकर के क्या करती है, ट्यूमर मास बना देती है, और वहां के फंक्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शन को अफेक्ट करती है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट या ना समझ में आया? ठीक है, मेरा बार बार ये कहना कि देयर इज नो डाउट और डाउट मींस आई वांट टू क्लियर राइट नाउ ओनली, ताकि कल पे कुछ भी पेंडिंग ना छोड़ू मैं। क्लियर? यस, ओके। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। हाँ, उसके बाद में अपन ने एचआईवी पढ़ा, कैंसर पढ़ा, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कुछ ड्रग अब्यूजेस के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कोकेन पढ़ा था, ठीक है, ओपिएट्स पढ़ा था, और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, कैनाबिनॉइड्स पढ़े थे। तो हमको इनके क्या याद रखने के लिए मैंने बोला था, मेनली वो कौन से सोर्स प्लांट से हमको मिलते हैं, पहला। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि इनके डेरिवेटिव्स कौन कौन से। ठीक है, पहला हमें पता होना चाहिए कि कोकेन कहाँ से मिलता है, कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलता है, और ओपियम कहाँ से मिलता है, कौन से पौधे से मिलता है, और पौधे के भी कौन से पार्ट से मिलता है। सारी चीजें डीप डिटेलिंग होना बहुत जरूरी है कि कौन सा पौधा, पौधे के भी कौन से भाग से हमको, जैसे अफीम का पौधा है तो हम उसके क्या लेते हैं, अफीम का जो पौधा होता है उसके कौन से पार्ट से अपन लेते हैं, उसके बल्ब पार्ट से अपन लेते हैं, ठीक है ना। तो वैसे हमें डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि आप एक ऐसा क्या करो, जब आप मैं पढ़ा रही हूँ ओपियम, ओपियम एक छोटा सा पौधा बनाओ, उसके ऊपर है ना लिख दो कि कौन से पार्ट से हमें क्या मिलता है, अफीम मिलता है। ठीक है, अब अपन ने ये भी देखना है कि उसका फंक्शन क्या है। मुझे जल्दी से बताओ कि जो ओपियम था, ठीक है, ओपियम का काम क्या है, ओपियम जो था उसका काम क्या है, वो किस पे इफेक्ट करता है, कौन सा टारगेट ऑर्गन है उसका, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। सीएनएस जो है उसका टारगेट ऑर्गन था, लेकिन टारगेट ऑर्गन में भी क्या है, एक्साइटेड करेगा, एक्साइटमेंट लाएगा या डिप्रेशन करेगा, क्या करेगा, आपको दोनों के अंदर चेंजेस पता होने चाहिए। अगर आप किसी को सीएनएस पे करेगा, बिल्कुल टिंकल सीएनएस पे करेगा, लेकिन सीएनएस को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कि सप्रेस करेगा, एक्टिवेट करेगा कि डिप्रेस करेगा, जल्दी से मुझे डिफरेंशिएशन बताओ, जल्दी से बताओ। एक पेशेंट है, उसको आप अफीम दे दोगे, अफीम देने के बाद में वो रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, या खेल कूद करने लगेगा, इधर उधर भागने लगेगा, फास्ट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीएनएस को एक्टिवेट करता है या सप्रेस करता है, डिप्रेस करता है, क्या करता है वो, डिप्रेस करता है। क्या करता है, डिप्रेस्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेजेंट बोलते हैं। क्या करते हैं? डिप्रेजेंट बोलते हैं। ये क्या करता है? जो भी व्यक्ति होता है जिसको अगर अपन बात करें कि दर्द है, तकलीफ हो रही है, हम उसको ओपियम देंगे तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, डिप्रेस करता है। खुशबू, वेरी गुड। तो अब अपन इसके एक और चीज अपन को याद रखना है, डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबके डेरिवेटिव्स जो है वो क्वेश्चंस में आते हैं, तो हमें इनके डेरिवेटिव्स भी याद रखने हैं। तो हमें देखना है कि ओपियम के डेरिवेटिव्स कौन कौन से थे। जल्दी से मुझे नाम बता दो। देखो रिवीजन में ही बहुत समय लग जाता है, तो मुझे जल्दी से नाम बता दो कि ओपियम के डेरिवेटिव्स कौन कौन से थे। फर्स्ट मॉर्फिन है, यस मॉर्फिन। देन हेरोइन। ठीक, कौन सी वाली हीरोइन? ऐश्वर्या राय। हाँ सॉरी गाइस। ओके, सो हम यहाँ पे मॉर्फिन के बारे में पढ़ रहे थे, हेरोइन के बारे में पढ़ रहे थे कि ये क्या है? ओपियम के डेरिवेटिव से। क्या है? डेरिवेटिव से, करेक्ट। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के भी अपन ने क्या किए थे? कौन से प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो हमने साफ दिख रही है कि कौन से प्लांट से मिलता है, कौन कौन से इसके क्या है डेरिवेटिव है। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो कैसा है? वो किस पे काम कर रहा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। किस पे काम कर रहा है वो? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम कर रहा है। इसका टारगेटेड ऑर्गन कौन सा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है उस पे काम करेगा। नेक्स्ट अपन ने देख लिया था कोकेन के बारे में। अच्छा, कोकेन के बारे में अपन ने देखा था कि कोकेन के बारे में अपन ने देखा कि वो जो था वो तो क्या कर रहा था? सप्रेस कर रहा था। लेकिन कोकेन क्या करता है? उसको एक्साइटेड करता है और उसके अंदर क्या डेवलप कर देता है? यूफोरिया डेवलप कर देता है। क्या डेवलप करता है? यूफोरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस, आगे बढ़े अपन। ओके।
सो नेक्स्ट अपन चलते हैं मेडिकल यूजेज ऑफ ड्रग्स के अंदर देखते हैं। तो ऐसे कौन, जैसा अपन ने पढ़ा कि कोकेन पढ़ लिया अपन ने, कैनाबिनॉइड्स पढ़ लिया अपन ने, ओपियम पढ़ा अपन ने, इसके अलावा एक और चीज अपन को देखनी है। अब जो चीजें अपन ने पढ़ी है इन तीनों चीजों का, कोकेन, कैनाबिनॉइड्स और ओपियम, स्टार्टिंग में इन पौधों को अपन जो यूज करते थे वो किस लिए किया जाता था? मेडिसिन के रूप में यूज होता था। क्या होता था? मेडिसिन का यूज होता था इन प्लांट्स का, इनको मेडिसिनल प्लांट में इंक्लूड किया गया था। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग हम हर चीज को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करना अच्छे से जानते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उन जितने भी डेरिवेटिव्स है उनका हमारी लाइफ में किस चीज के लिए यूज करना स्टार्ट कर लिया? हमारे खुद के पर्सनल किसमें अब्यूजिव नेचर में इसका यूज कर लिया। हमने उनको क्या बना दिया? एक मेडिसिनल प्लांट से आने वाली चीजों को हमने अब्यूसिव सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फिर भी आज भी ये सारे जितने भी पौधे होते हैं इनका जितना भी हम जो भी देख रहे हैं, ओपियम, कैनाबिनॉइड्स या फिर इसके अलावा अपन ने जो कुछ भी देखा है उनका यूज होता है मेडिसिनल पर्पज से होता है। तो उसमें अपन देखते हैं कि बार्बिटूरेट्स, ठीक है, एम्फेटामाइन और बेंजोडाइजेपाइन, डायजेरिक एसिड, डायथेनाइन, ये सारी जो है वो मेडिसिन है जो कि क्या करती है, किसमें यूज किया जाता है इनको? मेंटल इलनेस के अंदर। किसके अंदर? मेंटल इलनेस के अंदर जो होता है ये कुछ ड्रग्स होती है, इनके आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग जो होती है वो कहाँ पे यूज होती है। तो बार्बिट्रेट्स जो होता है वो भी क्या करती है? हमारी मेंटल इलनेस के अंदर, डिप्रेशन के अंदर इनमें यूज होता है। बेंजोडाइजेपाम और डाइजेपाम का काम भी क्या होता है? जो मैनिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है उसको रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से डिप्रेशन में, इंसोम्निया में, इन सब में क्या होता है? इन कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। आपको नाम पता होना चाहिए इनके बारे में कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कि हमारे मेडिसिन में, हमारी मेंटल हेल्थ में यूज होती है, जो डिराइव फ्रॉम ओपियम या फिर हम बोलते हैं कि कैनाबिनॉइड्स एंड कोकेन। जैसे अपन ने बात करा मॉर्फिन, है ना, मॉर्फिन डेरिवेटिव ऑफ ओपियम। लेकिन मॉर्फिन का बहुत मेडिसिनल यूज है कहाँ पे? न्यूरो के अंदर, ठीक है। एक पेशेंट है, अगर वो पेशेंट आता है हमारे पास में किसी भी तरीके की हेड इंजरी के साथ में, हम उसको क्या करते हैं? मॉर्फिन दे सकते हैं, ठीक है। मॉर्फिन अपन उसको दे सकते हैं। तो मॉर्फिन जो का है डेरिवेटिव किसका है? ओपियम का, लेकिन मेडिसिनल यूज है उसका। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे निकाले जाते हैं जो कि मेडिसिन के रूप में हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट में यूज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज होती है। कुछ क्या काम करती है? पेन किलर का काम करती है। कुछ क्या करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करती है। मेनिया के अंदर दी जाती है, डिप्रेशन के अंदर जाती है, स्ट्रेस के अंदर दी जाती है, एंजाइटी हो रही है किसी को तो दी जाती है। जैसे बार्बिटूरेट्स है, एंटी एंजाइनल होते हैं, जैसे कि एंजाइटी में अपन उसको देते हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े भारी से शब्द है पर अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। जब आप कभी आगे मेडिकल फील्ड में आओगे तो आपको ये बेसिकली आपको आपके आसपास डिपार्टमेंट में यूज होते हुए दिखाई देंगे, करेक्ट। ओके, आगे बढ़े यहाँ से। यस, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं टोबैको। टोबैको जो होती है इसका कोई खास मेडिकल यूज नहीं है, ठीक है। जिसने भी यूज किया है वो अपने खुद के मजे के लिए किया है ना। तो एक तरीके क्या है? निकोटीन एंड एल्कोलाइड्स, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक तरीके का क्या है? निकोटीन है, एक तरीके का एल्केलॉइड्स है। क्या है ये? एल्केलॉइड्स है, ठीक है। और इसका यूज जो अगर कोई कर रहा है तो ये मोस्टली किसको स्टिमुलेट करती है? इस क्वेश्चन को भी याद रखना है कि ये मोस्टली स्टिमुलेट करती है एड्रिनल ग्लैंड को। वेरी गुड। अब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? अगर किसी ने पढ़ा है कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, जल्दी से बताओ मुझे। सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। और ये इसका मेन काम क्या होगा? अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा? ब्लड, उसका ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, उसकी हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अपन को याद रखना है टोबैको खाने वाला जो भी व्यक्ति टोबैको, अच्छा अपन ने देखा है ना कि एक एंटी निकोटिन जो च्युइंगम करने वाली जो होती है वो टॉफीज टाइप की आती है, जो टोबैको खाता है उसको अपन क्या करते हैं? वो प्रोवाइड कर देते हैं। जो स्मोकिंग करता है तो वो क्या करता है? उसके निकोटीन के लेवल को
कम करता है, ठीक है, क्योंकि निकोटीन का काम क्या है, दो काम है इसके, एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा हार्ट रेट बढ़ाएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति, तुम याद रखो ऐसे, जो भी तुम्हारे अगल बगल में लोग हैं, अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर वो टोबैको खा रहे हैं, तो उनकी हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी, उनकी क्या होगी, बीपी बढ़ी हुई होगी, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को आगे जाके किसकी दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक की, यस, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, क्या करने के लिए, ज्यादा ज्यादा काम करने के लिए। समझ में आया। तो ऐसे ही लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं, अपन कहते हैं ना मत करो, स्मोकिंग मत करो, ये जो भी आप चूना खैनी जो भी खाते हो मत खाओ, वो क्या करेंगे, आपके किस पे, हार्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं। हार्ट पे किस तरीके का इम्पैक्ट डालते हैं, आपके, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में आपका क्या करेंगे, हार्ट रेट, जो पल्स है ना 72 नॉर्मल है ना पर मिनट की, उसकी रेट को भी क्या होगा, ये बढ़ा देने का काम करता है, ठीक है। हेलो, सो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, somewhere some busy things are there, so we can continue here next। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एडोलसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नाम में एडोलसेंस किसे कहते हैं बेटा, कौन सी एज को एडोलसेंस में काउंट करते हैं अपन, 12 से 18 साल की एज वाले जितने भी लोग होते हैं ना, टीनेजर, ठीक है, वो किस में आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं। और एडोलसेंस क्या होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं, हमें ये भी ट्राई करना, हमें वो भी ट्राई करना, हम ये भी खा के देखते हैं, हमें वो भी खा के देखना, हमें ये देखना है, हमें ये छू करके देखना, ऐसी एक मेंटेलिटी होती है लोगों के अंदर, जो बच्चे होते हैं ना टीनेजर, आप लोग जैसे, ठीक है। तो ऐसे लोग किस तरीके से प्रोन होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज के लिए, दारू के लिए या ड्रग्स अब्यूज करने के लिए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे, क्योंकि इनके रीजंस क्या है, क्योंकि इस समय इनको क्या होता है, नई नई चीजें ट्राई करने का बहुत मन करता है, क्योंकि नई लाइफ, नया स्कूल, टीनेजर लाइफ होती है, प्यूबर्टी आ जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आसपास की चीजों को जानने के लिए। तो यही कारण होता है कि बच्चे जो होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, फिर ड्रग और अल्कोहल की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, ड्रग और अल्कोहल की तरफ, क्यूरियस होते हैं, उनकी तरफ एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनको नई चीजें ट्राई करने का, एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा मन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखना है अपन को कि एडिक्शन क्या होता है और डिपेंडेंसी क्या होती है। दोनों ही जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, दोनों का जो मीन होता है वो अलग अलग होता है। एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, एक जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है पर्टिकुलर किसी भी चीज का। जैसे कि आप लोगों को किस चीज का एडिक्शन है, वन बाय वन मुझे कोई बताएगा, किसी को ऐसा है पढ़ने का एडिक्शन है, मुझे तो नहीं है भैया, पढ़ने का एडिक्शन मुझे तो नहीं है। किसी को है पढ़ने का एडिक्शन, कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत एडिक्ट हूँ, ऐसा कुछ है। या मुझे है ना क्या कहते हैं, खाना बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, ऐसा किसी को कोई एडिक्शन है, ठीक है। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, मैं दिन में अगर 2 बार चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा दिन ही शुरुआत नहीं होती है अगर मैं सुबह सुबह उठ करके चाय नहीं पीता हूँ। तो एडिक्शन क्या होता है, एक एडिक्शन जो होता है एक अटैचमेंट होता है किसी भी, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ चीजों को अपन ऐसा देखते हैं, थ्योरेटिकल नहीं जाते, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, चाय, ठीक है। चाय क्या है, एक पेय पदार्थ है, ठीक है। आप पियो तो भी ठीक है, नहीं पियो तो भी ठीक है। मैंने आज तक चाय नहीं पी तब भी मेरी लाइफ चल रही है, कल से मैं पीना शुरू करूंगी तब भी मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं। लेकिन मेरा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट क्या कहता है कि
जैसे मैं बचपन से चाय पी रही हूँ, एक मैं हूँ जो बचपन से चाय पी रही हूँ, एक आप में से कोई है जिसने कभी चाय नहीं पी। लाइफ दोनों की चल रही है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे दिन का शुरुआत नहीं होगा, ठीक है, मुझे स्लीपी फील होगा, है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का बहुत इतना यूज कर लेना कि आप उस पर क्या हो गए हो, एक तरीके से डिपेंड हो गए हो। क्या हो गए हो? डिपेंड हो गए हो, आप एडिक्ट हो गए उससे। जो आपको भाव मिल रहा है, लाइक जो मुझे सुकून मिल रहा है चाय पीने से, ठीक है, तो अब मैं उस पर क्या हो गई हूँ, एडिक्शन हो गया मुझे, ठीक है। अब एडिक्शन ऐसा हो गया, पहले मैं एक चाय पी रही थी, फिर मैं 2 चाय पी रही हूँ, फिर मैं 3 चाय पी रही हूँ। तो ऐसे क्या हो रहा है, मेरा जो है नंबर ऑफ टी जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि क्या हुआ, रेसिस्टेंस पावर भी डेवलप होएगी ना। कि जैसे कि कई बार था कि मेरा, अभी कुछ लोग आप ही में से होंगे कि एक छोटी सी सिप में ही, क्योंकि वो चाय ज्यादा नहीं पीता, तो एक छोटी सी सिप लोगे तो भी उसका सर दर्द अगर हो भी रहा होगा साइकोलॉजिकल तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दिन में 10 चाय पी रहा है, तो उसको तुम थोड़ी सी चाय दोगे तो क्या उसका सर ठीक होगा? यस और नो? नहीं होगा। फिर उसको एक चाय लगेगी, समझ में आया। तो उसके अंदर क्या हो गई, उस पर्टिकुलर पदार्थ के। अच्छा चलो इसको और भी अच्छे से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो एक साइज ऑफ ग्लास ड्रिंक करता है, अल्कोहल पीता है, ठीक है, उसको उस एक ग्लास में भी चढ़ जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि पूरी बोतल भी गटका लेगा तब भी उसको नहीं चढ़ेगी, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, वो जो एक बोतल गटका रहा है उसको उस बोतल के प्रति क्या है, उसके प्रति उसकी जो है रेसिस्टेंस डेवलप हो गई है कि उसको एक बोतल भी नशा पैदा नहीं कर पा रही है। समझ में आया? तो अब उसने क्या किया, नशा करने के लिए 2 बोतल पीना शुरू कर दिया, ठीक है। और अब वो रोज शाम को पिएगा, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं ये पीता हूँ तभी मैं क्या हूँ, तो दुख से दूर रहता हूँ, स्ट्रेस से दूर रहता हूँ, मुझे कोई प्रकार की एंजाइटी नहीं होती, मुझे बड़ा मजा आता है अगर मैं रोज रात को क्या करूंगा, दारू पी के सोऊंगा तो मुझे नींद भी अच्छी आएगी। तो वो क्या है, एक तरीके से एडिक्शन है उस व्यक्ति का उस अल्कोहल के ऊपर। समझ में आया? तो अल्कोहल क्या है, उसके अंदर जो होता है, व्यक्ति जो होता है उसको बहुत ज्यादा इंटेक करने लग जाएगा। क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी क्या है, उसकी डिपेंडेंसी ये कहती है कि अगर मैं ये रोज रात को पीऊंगा तभी मुझे नींद आएगी। ये मेरी डिपेंडेंसी है, और मेरी डिपेंडेंसी मुझे किसमें कन्वर्ट कर रही है, एडिक्शन में, लत लगा रही है मुझे। क्या कर रही है, लत। समझ में आया? समझ में आया, लत में और डिपेंडेंसी में अंतर समझ में आया। एक व्यक्ति है कि मैं अगर एक सेकेंड थोड़ा टाइम दो, कैमरा सेटिंग में इश्यू आया है।